हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा अपने मेन स्क्रीन पे कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 है, हिस्ट्री का बुक है, ठीक है। हिस्ट्री का बुक है हमारा क्लास 10th का, उसका चैप्टर 1 है ये। अभी तक हमने क्लास 10 का हिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया था, फिलहाल ज्योग्राफी चल रहा था, तो उसका अब हम लोग हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दे रहे हैं और हिस्ट्री का ये चैप्टर 1 है। तो फिलहाल एक और चीज़ के लिए सॉरी कि मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डालना शुरू किया है। तो धीरे धीरे अब कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग को मिलते रहेंगे, नोट्स वगैरह, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा आप लोग को। तो आज का हमारा चैप्टर होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। पूरी वीडियो को देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हेडिंग दिया रहता है ना, उसका मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का हिंदी होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। राइज का मतलब होता है उदय, और यूरोप तो एक है ही, आप लोग जानते हैं यूरोप क्या है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, तो ये फिगर क्या है ये मैं बता देती हूँ। तो इस फिगर को बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने। विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि, उसका ये एक उन्होंने बनाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे फ्लैग्स आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स आपको दिख रहे होंगे, पूरा एक यहाँ से लाइन चला आ रहा है। तो ये बनाया है फ्रेडरिक सोरियो 1848। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ फटाफट से। तो सबसे पहले आप लोग अपना व्यू देख लीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अपने साथ बुक्स खोल के ज़रूर बैठिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और कहीं अगर मान लीजिए कि आप लोग को मेरे वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा होगा या अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, उससे आपको और क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ। और थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि इधर देखिए, एनसीईआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है एक्टिविटी। इधर दिया गया है आपका, जो कुछ न्यू वर्ड्स होंगे वो इधर दिए गए हैं, जो कि मान लीजिए आपको नहीं समझ आते हैं तब। और यहाँ हमारा मेन अपना पैरा दिया गया है, तो इसी को भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये वाले को। और पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसका हिंदी समझेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए फटाफट से शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर व्यू मिल रहा होगा। आप फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। तो इसका मतलब क्या हुआ? फटाफट से मैंने पढ़ तो दिया, पर इसका मतलब समझ आया? बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत से लोगों को नहीं आया होगा। तो इसी के लिए तो मैं बैठी हुई, मैं आपको पूरा समझा दूंगी। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। द फर्स्ट प्रिंट, फिगर 1 of the series, shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। तो हमने जो देखा ये फिगर, इसी के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। पास बाय इट, मैं एक सेकंड लोकेट कर दे रही हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है, तो वहाँ आप लोग का ध्यान रहे। तो इस श्रृंखला के जो पहला चित्र है जिसको कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a male figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other. तो आपको याद होगा, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो वो मैंने अभी डाला नहीं है, उसको भी मैं डाल दूँगी, चिंता मत कीजिए। तो
जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो तो जानते ही होंगे, वो पढ़ के ही आए हैं 10th में, तो उनको पता होगा कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। और यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। In Sorio's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. तो सॉरियो के कल्पनादर्श यानी उटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। तो बगल में जो न्यू वर्ड्स आपने देखे ना, जैसे न्यू वर्ड्स था उटोपियन और एब्सोल्यूटिस्ट, तो इसका मतलब दिया गया है यहाँ पे। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब देखिए क्या दिया गया, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट इज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, मतलब कि निरंकुशवाद। ठीक है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटरलाइज्ड एंड रिप्रेसिव। तो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। और दूसरा हमने क्या उटोपियन पढ़ा, तो उटोपियन क्या है, विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। एक सपने की दुनिया समझ लीजिए। France, identifiable by the revolutionary tricolor, had just reached the statue. तो ये भी हम लोग फिगर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। Interestingly, at the time when Soru created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. तो यह दिलचस्प है कि जिस समय सॉरियो ने यह छवि निर्मित की, इसकी रचना की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। Following the German peoples are the peoples of Austria, the Kingdom of the Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, crests, sands, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. तो जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशूज़ विजुअलाइज्ड बाय सोरू इन फिगर 1। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सॉरियो ने चित्र 1 में की थी। तो फिगर के बारे में हम जान लेंगे, धीरे धीरे अब हम चैप्टर की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एक तरह से इंट्रोडक्शन समझ लीजिए आपका हो रहा है चैप्टर का। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए।
The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empires of Europe. इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ. The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य मॉडर्न स्टेट की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी. साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी. यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी. यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी की यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए. तो फ्रेंड्स, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कितना शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ. मैं आपको लोकल लैंग्वेज में भी समझा सकती हूँ, ठीक है, जो हम लोग आमतौर पे मिक्स टाइप बोलते हैं उसमें भी समझा सकती हूँ. लेकिन मान लीजिए फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत पड़ गया, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे जिसके आप हिंदी भी नहीं समझ पाओगे. कोई इंग्लिश वर्ड होते हैं जिसको आपको समझना है, उसका आप मीनिंग खोजोगे डिक्शनरी में, उसका इतना शुद्ध दे देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या है. तो इसीलिए थोड़ा फेमिलियर होने के लिए इन वर्ड्स के साथ मैं आप लोग को बता देती हूँ एकदम शुद्ध वर्ड्स में. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, वेरी फर्स्ट टॉपिक की तरफ. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, एंड द आइडिया ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का विचार. तो अब बिना देरी किए फटाफट शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार. तो बगल में कुछ दिया गया भाई, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये. ओके, तो बीच में आप लोग को एक किला दिख रहा होगा दोनों फिगर्स में, कैसल टाइप. तो ये एक जर्मन तिथि पत्र है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि पंचांग है एक तरह का. उसका मुख्य पृष्ठ है, फ्रंट पेज है, जिसको कि एक पत्रकार जिसका नाम था एंड्रियास रेबमान ने 1798 में डिज़ाइन किया था. तो फ्रेंच ब्रास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया है, और यह किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है. इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया है. नारा क्या है? The people must seize their own freedom. Rebmann lived in the city of Mainz and was a member of German Jacobin group. तो नारा क्या दिया गया है कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए. जो रेबमान पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था, और वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन पैरा की तरफ. थोड़ा बहुत इंट्रो दे देना चाहिए, इससे चैप्टर को समझने में आसानी हो जाती है थोड़ी. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क. तो जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई.
हस्तांतरित मतलब ट्रांसफ़र, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। The ideas of la patrie, the fatherland, and les citoyens, the citizen, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो प्रारंभ से ही ये मैंने बता ही दिया। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि यानी ला पैट्री और नागरिक जैसे विचार यानी कि ले सिटियोन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। The States Generals was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. तो स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। इंटरनल customs duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. तो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, यानी कि लोकल लैंग्वेज बन गई, कॉमन लैंग्वेज बन गई। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism, in other words, to help other peoples of Europe to become nations. क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. बीच में थोड़ा अटक जा रही हूँ मैं, उसके लिए सॉरी। तो जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अनेक अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ा सा मैप दिया गया है। इस मैप को अच्छे से देख लेना है, एकदम बढ़िया से, क्योंकि मान लीजिए कि फर्दर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें मैप्स से रिलेटेड अगर आप मैप अच्छे से देख लेते हैं, समझते हैं, तो कुछ काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, यानी कि वियना कांग्रेस 1815 के बाद का ये यूरोप है।
Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके. सिविल कोड ऑफ 1804, इससे क्वेश्चंस आते हैं. यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी. 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे. उसने कानून को समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया. This code was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. तो इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया. डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई. इन द टाउन्स टू, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया. पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, एक लाइन मैंने स्किप कर दिया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वे इम्प्रूव्ड. पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producers of goods, in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया. किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी. उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी. However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं. बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे. यहाँ पे एक फिगर दिया गया है. ये फिगर क्या है? तो राइनलैंड का डाकिया लाइप्संग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है, ऐसा दिखाया गया इस फिगर में. द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्सिग. इसको जो भी पढ़िए आप. तो नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लेप्सिग in 1813. आप लोग लिपस्टिक मत सुन लीजिएगा. ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट. तो यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग
इसका पता है हिंदी में मैंने देखा था, बहुत ही कठिन दिया हुआ था कि लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। इतने कठिन कठिन नाम क्यों होते हैं जगहों के? भारत में तो ऐसा नहीं होता। उसकी झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वो हार चुका था। तो आप लोग को उसके झोले से गिरती चिट्ठी दिख रही होगी। फ़िलहाल तो मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप लोग कोशिश करिए। सॉरी, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। देखिए, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन, अब ऐसा नाम दे देता है ना सब कि अब आप कुछ कह ही नहीं सकते। ज़्वेब्रकेन, हाँ ज़्वेब्रकेन जर्मनी। तो जब ज़्वेब्रकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण हो रहा है, इसका एक फिगर यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाया गया है। ये एक चित्रकार हैं, जर्मन चित्रकार हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है। इसमें रंगीन चित्र है एकदम, और इसका विषय है फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेब्रकेन शहर पर कब्जा। अपनी नीली, सफ़ेद और क्या कहते हैं लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब है हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।